डिस्कस करेंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा अगर मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ बड़ी ही कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, और फिर जो है आपसे मैं इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब हम डिटेल में एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, आपको पेंट वाली स्क्रीन शो हो रही होगी। यस सर। अच्छा, मैं ज़रा क्विकली क्लासेस से स्टार्ट लूँगा और आगे इनहेरिटेंस तक इसे लेके जाऊँगा, ताकि जो बच्चे जिन्हें नहीं भी मतलब आइडिया था चीज़ों का, या थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूजिंग थी, तो वो सारे के सारे साथ हमारे मिल जाएं। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लास बनाता हूँ, क्लास में उसका नाम कोई भी ले लेता हूँ ABC, ठीक है। तो और उसके अंदर कोई डाटा मेंबर ले लेता हूँ इंट, फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया। ये अच्छा, अब हमारी जो डिस्कशन चली थी वो वहाँ से चली थी कि ये जो डाटा मेंबर्स हैं, अच्छा क्लास के बारे में तो सबको आइडिया है ना, क्लास में तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। यस सर। अच्छा, तो अब हमने ये बात की थी कि हर एक क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स भी होते हैं और फंक्शन भी होते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void print के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी। अब हम लोगों ने बात की थी कि एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा होता वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा या प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। ये वाली सारी की सारी चीज़ें हमारी एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है ये भी था कि इनके जो डाटा मेंबर्स हैं जो हम लोग बना रहे थे ये वाले, इनको भी तो इनिशियलाइज करना था ना किसी तरीके। जैसे हमारे पास इंट ए है या कोई और भी आ सकते हैं। अगर हम 2D पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आते हैं। अगर हम 3D पॉइंट की बात करें तो हमारे पास एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट आते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उस 2D पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओबीजे, तो मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ, मतलब ये एक्स जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कोई ना कोई वैल्यू आए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्टर का, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे होते थे ऐसे ही। तो अब कंस्ट्रक्टर्स जो थे वो डिफरेंट टाइप के थे। एक तो ये था कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, एक हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था, और तीसरा जो है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। ये 3 तरह के कंस्ट्रक्टर थे। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? ऐसा कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको बताया था कि क्लास के नेम से शुरू होगा, उसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी, ठीक है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका कोई पैरामीटर ना हो, यानी कि यहाँ पे देखें कि आपका कोई पैरामीटर नहीं है, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका कोई पैरामीटर ना हो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। या अगर आप इसमें इसके ब्रैकेट्स के अंदर कोई जो है वैल्यूज़ वगैरह ऐड कर देते हैं तो वो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। अच्छा, बल्कि मुझे लगता है कि हम लोगों को ना डायरेक्ट एग्जांपल पे से ही स्टार्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट करें। तो हम ये करते हैं कि यही वहीं पे चले जाते हैं। 3 फाइल स्ट्रक्चर का तो सब बच्चों को आइडिया होगा, उसमें तो किसी को कोई इशू नहीं होगा, ऐसे ही है ना। 3 फाइल स्ट्रक्चर में किसी को कोई इशू है? नो सर। अच्छा,
अच्छा, अब इसमें बड़ा क्विकली हम इसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ। अब ये देखें कि यहाँ पे उसने कहा है कि जो इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आपके कंस्ट्रक्टर्स हैं एक्चुअली वो आपके तब कॉल हो रहे होते हैं जब आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है बन रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है, जो ये वाला यहाँ पे है, ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास के अंदर। तो मेरा टैबलेट जो है ना, अच्छा, सिंपल एक उन्होंने क्लास ली है और उसके अंदर उन्होंने जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब वो कहता है कंस्ट्रक्टर कॉल कब कब होता है उसके बारे में बता रहा है। कंस्ट्रक्टर वो कहता है कि एक स्पेशलाइज्ड मेथड है, ये होता आम मेथड की तरह, मगर ये जब का कॉल कब होता है जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि ये जो नेम होता है इसका बिल्कुल वही होता है जो उसकी क्लास का नेम है, और इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इस चीज़ को देखा था। ये देखें, जैसे यहाँ पे अगर क्लास का नेम है तो वही उसके कंस्ट्रक्टर का नेम है, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, अब वो कहता है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क क्या है। देखिए, जब भी आपका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर आपका तब कॉल होगा जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। मगर देखें कि ये तब ज़्यादातर कॉल होता है जब आप अपनी क्लास के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने नॉर्मली कोई वेरिएबल बनाए हैं, जैसे आपके पास है इंट ए हो गया, ठीक है, ये डायनामिकली नहीं बनाया, बी हो गया, सी हो गया, तो उसको कंपाइलर खुद ही डील कर लेते हैं। जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होगा वैसे ही ये वाले जो हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मगर जो आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन बनाई होगी, जैसे आपने इंट, जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूँ, इंट पॉइंटर बना लिया ए टाइप का, और उसे कंस्ट्रक्टर में जब आप उसके गए कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो आपने ए करके न्यू किया, न्यू इंट, और कोई भी आपने उसकी मेमोरी एलोकेट कर दी। तो अब इसको जो है क्लियर करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रक्टर अवेलेबल थे। अच्छा, अब सिंपल जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सॉरी, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के बारे में देखें। यहाँ पे एक एम्प्लॉय की क्लास थी, कंस्ट्रक्टर था। अब मैं मेन के अंदर गया हूँ, तो मैंने अगर एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं कैसे बनाऊँगा, एम्प्लॉय EMP करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियलाइज हो जाएगा वो वाला ऑब्जेक्ट। अब जो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज़ हो रही होंगी वो यहाँ पे चल जाएंगी। अच्छा, अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो कहता है कि जो कंस्ट्रक्टर है आप लोगों का, व्हेन डू कंस्ट्रक्टर कॉल, आपका कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है? कोई मुझे बता सकता है कि कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है? एक तो हमने देख लिया ना कि हम जब उस क्लास, फॉर एग्जांपल मैं ABC करता हूँ तो मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ। यहाँ भी एक तो कंस्ट्रक्टर कॉल, और कब कब कॉल होता है कोई मुझे बताए, और किसी ने उसे चेक किया हो, कोई बता सर सकता है जैसे मुझे कि जी? जैसे जब हम पॉइंटर के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो डायनामिक ऑब्जेक्ट होती है उसमें भी कॉल खुद ब खुद हो जाता है, सिर्फ ये शाबाश, पता, बिल्कुल। इसके अलावा कोई नहीं हाँ, पता सर। हाँ, आप देखें कि एक तो ये है कि जब हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करते हैं तब होती है। दूसरा, जब हम क्या करते हैं इसी क्लास का, देखिए ABC स्टैरिक PTR करते हैं, तो इज इक्वल टू न्यू, जैसे हम इंट करते थे, अब हम सिंपल उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ABC। अगर आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, और अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो वो वाला आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया मतलब कि इसे कह लें कि स्टैटिकली और डायनेमिकली। ये जो आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन थी इसे स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहेंगे, और इस वाले को आप डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहेंगे। अच्छा, ये वाली दो चीज़ें तो आप लोगों की क्लियर हो गई कि अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे तो कॉल होता है। अच्छा, अब आप देखें कि जब आपने बात की थी कि
फंक्शन के अंदर अगर मैं एक बात फंक्शन करता बनाता हूँ f1 के नाम से और मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ a, हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग मेन से इसे कॉल करते थे इस फंक्शन को, ठीक है, तो जो वैल्यू हम पास करते थे यहाँ पे वेरिएबल न्यू नहीं क्रिएट होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन बनाया है यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके सी आउट ए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मेन के अंदर हूँ, ठीक है, और मैं मेन से f1 कॉल करता हूँ और उसके अंदर मैं 2 पास कर देता हूँ। अब ये जो 2 की वैल्यू है यहाँ पे a टाइप का न्यू वेरिएबल क्रिएट होता है और जो यहाँ पे इसके अंदर सी आउट करवा रहा है, ये इसी तरह कर रहे थे ना। अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ। अब मैं सिर्फ ये करने लगा हूँ कि मैं ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे इंटीजर टाइप की जगह पे, ये वाली यहाँ पे इसे मैं अरेज करके सिंपल अपनी क्लास का नेम लिखने लगा हूँ, ए बी और सी। और यहाँ से अगर मैं ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने ओबीजे के नाम से कोई ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, तो अच्छा, तो वो जो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ यहाँ से मेन से मैं अगर अपने मेन से किसी फंक्शन के अंदर जो f1 था और वो ऑब्जेक्ट ले रहा था, तो वहाँ पे इसकी कॉपी ही क्रिएट होगी ना। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट था यहाँ पे पड़े हुए थे, उसकी एलिमेंट की कॉपी क्रिएट होके यहाँ पे उस नए वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। तो वो यही बात कह रहा है, क्लास आर्गुमेंट पास्ड बाय वैल्यू। अगर आप यहाँ पे एक क्लास फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 2D है, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे के नाम से, और आप किसी फंक्शन f1 के अंदर ओबीजे पास करते हैं, तो ये जो है पास बाय वैल्यू जा रहा है उस f1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, अगर कोई आपका फंक्शन है क्लास के अंदर, वो आपकी उसी सेम जो है टाइप को रिटर्न कर रहा है, तो तब भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अरे एलिमेंट, अरे एलिमेंट क्या है? अरे एलिमेंट जब आप एक अरे बनाते हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की, जैसे मैं कहता हूँ एक अरे बना ली, सॉरी यहाँ पे अरे नहीं आना था, यहाँ पे आना था उस क्लास का नाम ए बी सी स्टैरिक अरे 10 की, ठीक है। तो अब जितने भी 10 दफ़ा जब हम इसे इनिशियलाइज करवाते हैं तो तब भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का आइडिया हो गया कि कब कब हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि ये कंस्ट्रक्टर हमें हेल्प किस चीज़ में कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उनको इनिशियलाइजेशन में ये हेल्प कर रहा होता है। या अगर कोई पॉइंटर बनाया और उसे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना है, तो तब भी हमारे पास वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर ही यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो डेट क्लास बनाई है यहाँ पे मैंने एक, ठीक है। एक्चुअली अब इसकी ना थोड़ी सी वेरिएशंस दिखाएगा कंस्ट्रक्टर्स की, वो वाली चीज़। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? सेम आपका नेम के साथ ही होता है, मगर इसके पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। जबकि जो हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, उसमें हमारे पास पैरामीटर के अंदर डिफरेंट आर्गूमेंट्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे 3 आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गेट मंथ, फिर उसके बाद इंक्रीज डे, फिर गेट डे, ये डिफरेंट फंक्शन। और ये हमारे पास ईयर डे और मंथ है, ये हमारे पास प्राइवेट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है। तो अगर हम उस क्लास का नेम और उसके आगे कोई भी उसके साथ जो है ऑब्जेक्ट बना दें, मगर हम यहाँ पे इवन दो ये ब्रैकेट्स भी ना लगाएं स्टैटिक क्रिएशन के अंदर, तो ये आपका
जो ये वाला आपका सिंटैक्स है यहाँ पे जो रेड में आपके पास है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे बता भी रहा है, वी कांट इनिशियलाइज द वेरिएबल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट टुडे विद डॉट ऑपरेटर, रीजन डे मंथ एंड ईयर वेरिएबल्स एज अ प्राइवेट। अच्छा, अब एक्चुअली बात क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे, हम इसे इस तरह भी तो एक्सेस कर सकते थे, टुडे डॉट करके इसके डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर लेते थे, डे के डाटा मेंबर को, मंथ के डाटा मेंबर को, और जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, कहते हैं ये वाले इस वक्त क्यों नहीं एक्सेस कर सकते डाटा मेंबर, वो इस वजह से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि जो डे है वो मंथ है और ईयर है, पीछे वाली स्लाइड के अंदर आप देखें तो यहाँ पे प्राइवेट है। जाहिर सी बात है प्राइवेट किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप जो पब्लिकली अवेलेबल चीज़ें हैं उसे एक्सेस करते। अगर ये पब्लिकली अवेलेबल होते, यहाँ पे मैं पब्लिक का कीवर्ड लिखता, तो ये वाले भी एक्सेसिबल हो सकते थे डॉट के थ्रू। अच्छा, अब ये तो था सिंपल जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं ये बात कर रहा हूँ एक अनदर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब जब आप देखें कि सेम नेम के आप डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन ओवरलोडिंग लोडिंग नहीं उसे कहते थे, ऐसे ही है ना। जब आप एक फंक्शन f1 था, ठीक है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं, फिर एक फंक्शन f1 बनाया, उसमें इंट a कह देते थे, तो इस कॉन्सेप्ट को आप फंक्शन ओवरलोडिंग कहते थे ना, एम आई राइट? यस सर। तो अगर मैं यही चीज़, कंस्ट्रक्टर भी तो एक फंक्शन ही है ना, तो अगर मैं उसमें पैरामीटर चेंज कर दूंगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एग्जिस्ट करेगी। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, सिंपल आप क्या करें, आप अपने पैरामीटर चेंज कर दें। अगर आपका पहला पैरामीटर कोई नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम कोई पैरामीटर दे दें, अगर पहले पैरामीटर की कोई इंट टाइप है, नेक्स्ट टाइप आप स्ट्रिंग टाइप का दे दें, तो ये आपकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी, ठीक है। तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्चुअली यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, देखिए अब ये जो है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट बने एक ख़ास डेट के साथ, जैसे 9/20/1999 के साथ जो है क्रिएट हो, 9 की डेट हो, सॉरी 9 मंथ हो, 20 डेट हो, और 1999 जो है आपका वो रिस्पेक्टिव ईयर हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, तो मैं उस लिहाज से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना दूंगा, तो ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। अच्छा, अब वो कहता है कि व्हाट इफ़ वी डू नॉट सप्लाई एनी कंस्ट्रक्टर, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते पूरी क्लास के अंदर, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, इस तरह का कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, जिसे कहते हैं कंपाइलर जनरेट्स ओनली विद एम्प्टी बॉडी। अब वो जो है, अब वो जो लास्ट टाइम हमें इशू आ रहा था, हम जो सोच रहे थे कि जी कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर देता है, उस तरह नहीं होता, वो ये बता भी रहा है यहाँ पे, नो डाटा मेंबर इनिशियलाइज्ड, जितने भी डाटा मेंबर है इसमें इनिशियलाइज नहीं होते, रैंडमली कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। फिर उसके बाद डो नॉट रिलाई ऑन कंपाइलर जनरेट। अब मैंने आपको बताया था कि अक्सर कभी कभी वो कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जो आपकी क्लास के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज भी कर देते हैं, मेरे ख्याल टर्बो में आप मे भी करें तो वहाँ पे आपको ये इनिशियलाइज्ड मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं होती, इस वजह से वो कहते हैं आप हमेशा अपना ही कंस्ट्रक्टर बनाएं, ना कि आप कंपाइलर के क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर के ऊपर रिलाई करें। जो कंपाइलर जनरेट कर रहा है वहाँ पे एम्प्टी बॉडी वाला जनरेट कर रहा है। अच्छा, अब वो कहता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, जिसमें हमारे पास आर्गूमेंट नहीं होता, ये भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद ऑल वैल्यूज़ हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ये हम अक्सर डिस्कस भी किया हुआ था, ये उसका सिंटैक्स है। जाहिर सी बात है अगर आपने क्लास के बाहर आउट ऑफ द बॉडी कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आपने क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस कंस्ट्रक्टर का नाम, और आपने उसकी आगे फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन दे देनी है। अच्छा, अब सिंपल वो वैल्यूज़ इनिशियलाइज करके दिखा रहा है उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कि जी आपकी वैल्यूज़ जो हैं 0 से भी इनिशियलाइज हो सकती हैं, बाकी किसी और के साथ भी हो सकती है। मगर वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ डिक्लेयर विदाउट एनी आर्गूमेंट। इस तरह के सिनेरियो के अंदर आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स की बात करें, कंस्ट्रक्टर्स फॉर डेट क्लास, तो एक हमारे पास सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है कि सिंपल आपने, अगर आप देखें कि यहाँ पे आपने डेफिनेशन दी है इसी वाले एरिया में, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे क्लास से बाहर है,
देखो वो सिंपल वही क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो वैल्यूज आई थी उन वैल्यूज के साथ जो आपके क्लास के डाटा मेंबर्स थे, मंथ, डे और ईयर, जो यहाँ पे गिवन है क्लास के अंदर, इसमें थोड़ा सा साफ, ये वाले प्राइवेट थे, उसको आप सिंपल इनिशियलाइज करवा रहे हैं। और ये मेन। अब अच्छा, अब सिनेरियो क्या आता है, अक्सर बच्चों से पूछते हैं, वो गलत भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक क्लास थी, पीछे क्या क्लास का नेम था, डेट का, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये डेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, अच्छा ये तो चल जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया, तो क्या ये जो अगर मैं इसकी अरे बनाऊं, ओबीजे 20, तो ये 20 के 20 वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे अरे के अंदर, क्या बता सकते हैं? यस सर, 20 इनिशियलाइज होगा। यस सर, जो डिफॉल्ट होगा उसके 20 हो जाएंगे। डिफॉल्ट में देखिए चलेगा सर, लेकिन अगर जो दूसरा होगा पैरामीटराइज्ड या कॉपी है उनमें नहीं सर ये चलता, जो डिफॉल्ट है उसमें हाँ, चल जाता है। हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल। देखिए अब अगर फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ कि आपने डिफॉल्ट कोई बनाया ही नहीं था, सर नहीं चलेगा सर, फिर इनिशियलाइज करना पड़ेगा सर लूप लगा के। हाँ, अब वो यही बात कह रहा है कि देयर इज अ नो वे टू कॉल कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स फॉर अरे एलिमेंट फॉर अरे मेंबर्स। मतलब जारी सी बात है कि आपके अगर आपके कोई इस तरह का केस आ गया या सिनेरियो आ गया कि जहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं था, आप हमेशा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे थे और उसकी अरे बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये सिनेरियो नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी ट्रिक क्या यूज़ करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए एक पॉइंटर बनाने पड़ेगी, पॉइंटर अरे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पॉइंटर की अरे बनानी पड़ेगी और उसको डायनेमिकली इस तरह लूप लगा के एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मतलब हम अक्सर ये चीज़ पूछते हैं और वो उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी नॉर्मल तो हो रहा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वो इस वजह से नहीं हो रहा, आप देखें कि आपको इस वाले केस में यहाँ पे आप कोई अरे जब क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का कोई सिनेरियो ही नहीं है कि यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा के और वो पैरामीटर्स को पास कर सके वन बाय वन, ठीक है ना। और क्या जब अगर 10 की अरे है तो इसका मतलब 10 दफ़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, वो लॉजिकली बात नहीं सही बनती। इस वजह से हम उसको देख करने के लिए हम डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा अब ये देखें, अगर अब थोड़ा सा यहाँ पे डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन का भी देख लेते हैं ना। देखें अब यहाँ पे अगर जब हम डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि अब मैं पहले अरे के बगैर बताता हूँ, डेट और स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये उसका पॉइंटर बनाया, और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डेट। अब यहाँ पे आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है। तो ये सिंपल जो है आपकी डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, और ये वाली ये भी आपकी डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही है, मगर ये अरे के लिए है, ठीक है ना। अब जो ये डिस्ट्रक्टर का काम यहाँ पे शुरू होता है, जब आप डायनामिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस डायनामिकली ऑब्जेक्ट की क्रिएशन किसके ऊपर हो रही होती है, हीप के ऊपर होती है। तो हीप के ऊपर जो भी आप मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको क्लियर करना यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम डिस्ट्रक्टर के अंदर जाते हैं तो डिलीट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा अब वो क्या कहता है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर व्हाट इफ़ यू वांट योर प्रोग्राम टू एबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, आप इस तरह का सिनेरियो के अंदर देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये वाले जो सिनेरियो है यहाँ पे, ये किस तरह का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और ये कितने आर्गुमेंट ले रहे हैं? सर स्ट्रिंग ले रहा है एक। शाबाश, बिल्कुल। ये एक सिंपल एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो सिंपल एक स्ट्रिंग ले रहा है, जो आपको यहाँ से नज़र आ भी रही होगी। अब ये करना क्या चाह रहा है एक्चुअली, वो कहता है जब आप स्ट्रिंग देंगे ना तो मैं उसे स्प्लिट कर लूँगा किसकी बेस के ऊपर, इन कोमास की बेस के ऊपर। जाहिर सी बात हम स्पेस की बेस पे भी तो कर ही सकते थे, तो हम इन कोमास की बेस के ऊपर भी स्प्लिट कर लेंगे। अब अगर वो कहता नहीं अच्छा यार स्ट्रिंग नहीं लेनी, नंबर लेने हैं, तो वो इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब एक खास किस्म का ना और कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि इसे आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, अभी नहीं। मगर अच्छा, अब वो कहता है ये आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी ले सकते हैं। अब जो हमारे पास फंक्शन है, बल्कि फंक्शन तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, इसे हम कहेंगे कि ये डेट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम सेम एज टुडे है। अब इसको देखिए, पहले हम अपने जो ऑब्जेक्ट था, जो ये टू डे वाला और ये टू डे वाला, इन वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज कर रहे थे ना इसको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एम आई राइट? क्या ख्याल है? ये कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग ही है ना मेन से। यस सर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि बजाय इसके कि आप यहाँ पे वैल्यूज दें जो यहाँ पे दी हुई हैं, अब मैं अपना ऑब्जेक्ट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि डेट टाइप का जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट मैं, जब आपका इस तरह करते थे ना, पैरामीटर एक P1 कह दिया, यहाँ पे P2 कह दिया, यहाँ पे P3 कह दिया, इनके साथ कर लेते थे, या हम बाय डिफ़ॉल्ट खाली ऑब्जेक्ट लिखते थे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनिशियलाइजेशन है ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन सेम क्लास के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हो, जैसे मैं obj1 कह दूँ। बात की समझ आई है? ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, मैं नीचे दोबारा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट अब कोई और होगा। क्लियर है ये सारी चीज? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो इस तरह का कंस्ट्रक्टर होता है, ये कंस्ट्रक्टर तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। जो इस तरह का कंस्ट्रक्टर है ना, जो किसी खास किस्म के ऑब्जेक्ट से क्रिएट होता है, इसे हम एक खास नाम देते हैं, इसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर सर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको आगे देखेंगे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। अच्छा, आ, अच्छा, अब देखें कि जब हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे इसे आगे लेके चलते हैं इसे। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है शैलो कॉपी का, और फिर उसके बाद इसी के अंदर आता है डीप कॉपी का। इसका आइडिया है किसी को शैलो कॉपी के बारे में और डीप कॉपी के बारे में? सर दोनों का यस आइडिया सर। लेकिन मिक्सअप है थोड़ा सा, कि कौन सी को शैलो कहते हैं और कौन सी को डीप हाँ, कहते हैं। चले मैं बताता हूँ आपको, देखें। अ, अच्छा, अब देखें कि अगर मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास ए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल, एक पॉइंटर ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का, इंटीजर स्टैरिक पीटीआर, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं उसके बाद इसमें इंटीजर, मैं इसे कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी। अच्छा, अब इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं चला जाता हूँ और मैं कह देता हूँ ptr इज इक्वल टू न्यू इंट 10 और a इज इक्वल टू 20। अच्छा, ये वाला काम तो हम अभी तक पीछे वाले करते आ रहे हैं ना, ये मैंने अभी जो लिखा है ये वाला कोड, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल मेन के अंदर आ जाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैं क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj। तो obj क्या करेगा? obj ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये फिलहाल समझ ले सारी पब्लिक है, और उसमें ये जो पॉइंटर था उसके पास एक एड्रेस आ जाएगा, जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है। एक 10 की अरे होगी डायनेमिकली क्रिएट हुई, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पीटीआर के अंदर आ जाएगा, ऐसे ही है। और ए के अंदर ए की एक वैल्यू क्रिएट होगी और उसके अंदर 20 पड़ा होगा।
ये दोनों तो क्लियर है ना आपको, यहाँ तक इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब जब हम करते हैं, अब ये देखिएगा, अब मैं इस लाइन से नीचे मैं लिखने लगा हूँ कोड, ये वाली लाइन से ना नीचे यहाँ पे। अब अगर मैं कहूँ कि एक ए टाइप का ऑब्जेक्ट बना दो obj1, ठीक है, इज इक्वल टू obj, तो यहाँ पे पहले बताएं कि किस तरह का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। obj1 इज इक्वल टू obj, जो ये वाला मैंने बनाया है यहाँ पे, किस तरह का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कोई मुझे बताएगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर। शाबाश। देखें जब हमने एक, ये देखें ऐसे ऐसे नहीं करते थे पहले, जब हम एक वेरिएबल बनाते थे इंट a इज इक्वल टू 20, इंट b इज इक्वल टू a, तो ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ से इसके अंदर b के अंदर नहीं चली जाती थी, पहले भी तो जा रही थी ना। तो अब आप सिंपल अगर ऑब्जेक्ट के केस में इस तरह कर रहे हो कि नया ऑब्जेक्ट जो है पुराने ऑब्जेक्ट से बन जाए, तो कोई मसला क्यों, आपको परेशानी क्यों है इस चीज़ से, क्या ख्याल नहीं है? है सर, नहीं सर, कोई ठीक है, मसला नहीं है। हाँ। तो अच्छा, ये वाली चीज़ अब यहाँ पे ना एक्चुअली कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। अब आप लोगों का सवाल ये बनता है मुझसे कि सर यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल तो हो गया, मगर ऊपर तो कोई है ही नहीं था कंस्ट्रक्टर को इस तरह का कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स है हमारे पास, वो तो ये वाला है। देखें एज अ पैरामीटर जा रहा है ना, तो अगर मेरे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना होता, कंस्ट्रक्टर पहले मैं बनाता, मैं कंस्ट्रक्टर ए था और उसके अंदर उस क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास ए ही थी और उसी का ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, बाय रेफरेंस, ठीक है। और इसका जो कंटेंट थे ओबीजे डॉट करके जो भी वट एवर, वो हम उस रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर रखवा रहे होते। ये मैं अभी कोड के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ये आगे मैंने कोड दिया हुआ है, मगर ये तो लिखा ही नहीं हुआ, तो ये एरर नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, जब ये वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर है ही नहीं हमारे पास। सर जब हम वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको असाइन करेंगे एक दूसरे से कोई, तो इसका मतलब है कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें क्रिएट हुआ है जिस क्लास में, उसका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो दूसरी वाली में ऑब्वियसली कॉपी एज इट इज हो जाएगा, वहाँ पे उधर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैरामीटर देकर। नहीं, मेरा सवाल ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो आपने इम्प्लीमेंटेशन दी ही नहीं हुई और आप ये वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला अभी फिलहाल समझे कि भूल जाए, ये वाली चीज़ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। और आप अभी कह रहे हैं कि जी यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इस वाले एरिया में, ये वाले में जो मैं अभी साफ कर रहा हूँ, ये वाले में। तो ये कंपाइलर जो है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करता है यहाँ पे, जैसे आपका नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ना, इसी तरह कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है सर, बहुत ही तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूज़र भी दे सकता है, उसकी यूज़र की इम्प्लीमेंटेशन हम अभी देखेंगे, मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके जहन में ये भी तो सवाल आ सकता है कि यार यहाँ पे देखें, जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है तो कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना है, मगर यहाँ पे इस सिनेरियो में किस तरह का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, या कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये आपके जहन में सवाल आना चाहिए था। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर ये आपके नेक्स्ट सवाल जहन में ये सवाल आना चाहिए था, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं है, अगर नहीं है तो कंपाइलर ने क्रिएट कर दिया है। जैसे हमने देखा था कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम खुद से भी ओवरराइड कर सकते थे, सेम एज इट इज़ हम जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को खुद से भी ओवरराइड कर सकते हैं। अब वो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं, कहता है कि ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर क्या है कि आप कंस्ट्रक्टर का नेम तो सेम है, मगर आप डिफरेंट पैरामीटर भेजते हैं, कभी आप वैल्यू भेज रहे हैं, कभी आप स्ट्रिंग भेज रहे हैं, और कभी आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियो को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स को कॉल किस तरह करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप उसके अंदर उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू, अगर आपने इंटीजर टाइप का बनाया है उस तरह की वैल्यू भेज देंगे तो वो वाला कॉल हो जाएगा। अगर वो जैसे लास्ट टाइम स्ट्रिंग वाला बनाया तो वो वाला कॉल हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाला बनाया तो यहाँ पे उस तरह का कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब ये बात कह रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में, जो मैं आपसे बात कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट जो आपने पहले बना लिया ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं कह देता हूँ कि आपने इस ऑब्जेक्ट से जो ओबीजे बनाया है, मैंने ओबीजे 1 क्रिएट करना है। तो एक तरीका तो मैंने देख लिया कि मैं इक्वल लगाऊंगा और ओबीजे लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, मगर इसका सिंटैक्स क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंटैक्स क्या है। सिंपल जो सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर का है वही है, जैसे क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास का कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन। और यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग ये होगी कि आपने जो क्लास का नेम यहाँ पे आएगा और जो ऑब्जेक्ट है, और ये एंड ऑपरेटर आपका यहाँ पे लाजमी आएगा। देखें अब यहाँ पे वो दिखा भी रहा है, जब आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर क्लास डेट बनानी है तो आप क्या करें, यहाँ पे डेट और उसमें उसका ऑब्जेक्ट ले लें। अब सिंपल जो उस ऑब्जेक्ट के पॉइंटर के थ्रू आप उसके जितने भी जो है डाटा मेंबर्स को एक्सेस करें और उस करंट क्लास का जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना उसमें उसके डाटा मेंबर्स के अंदर वैल्यूज़ को रखवा दें। अच्छा, जो आपने अभी पहले बात पूछी थी ना कि हमें कन्फ्यूजन होती है कि शैलो कॉपी कौन सी है और डीप कॉपी कौन सी है। अगर यस सर। आपका डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो हमेशा वो शैलो कॉपी को फॉलो करेगा। अगर आपने कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और कंपाइलर ने क्रिएट किया है तो वो हमेशा आपके एलिमेंट्स को कॉपी करके हमेशा जो है शैलो कॉपी क्रिएट करेगा। अच्छा, अब अगर आपके पास ये वाला सिनेरियो आ जाता है, बल्कि इसे आगे लेके चलते हैं फिर साथ साथ टाइम भी, जब आपका अब अभी तो वो बात कर रहा है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है ये कब कब कॉल होता है, ये आपने याद रखना है। एक तब कॉल होगा डिफाइन अ न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, जब हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तब भी हमारे पास कॉल हो रहा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद पासिंग बाय वैल्यू में जाहिर सी बात है, एक वैल्यू पास कर रहे हैं एक दूसरे कंस्ट्रक्टर से दूसरे में, तो वहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब रिटर्न कर रहे हैं तब भी। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। नो सर। अच्छा, अब सिंपल उसकी वैल्यू एक हमने डेट टाइप का EOSM के नाम से हमने बना लिया। अब हमने ESM के 2 और ESM 3 बनाना है। अब दो तरीके हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के। एक तरीका हमने यहाँ पे देख चुके हैं कि क्लास के नेम के साथ उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उसको साइन कर दें जो ऊपर EOSM बनाया, ये EOSM हमने ऊपर बनाया है, तब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि जी ये वाला काम नहीं करना, अच्छा एक ना बच्चे गलती क्या करते हैं, इस डेट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं EOSM 3 के नाम से और नीचे जाके EOSM 3 इज इक्वल टू EOSM करते हैं, तो वहाँ पे ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। उसका कॉन्सेप्ट आपने अभी नहीं पढ़ा। तो सिंपल जो सिंटैक्स है ना उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया करें। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि ये वाला जो है सिंटैक्स जो है, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अगर आप ये बात कहें ना कि मैं एक नया डेट का ऑब्जेक्ट बना लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डेट, इसे मैं कह देता हूँ D3। अब आप कहें कि नीचे जाके D3 इज इक्वल टू EOSEM कह दूं, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ये गलत होगा, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड होगा असाइनमेंट का, वो भी आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। मे बी कि आपने वीडियोस में देखा हो, वहाँ पे आपको आइडिया हो गया हो, मगर जब आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करनी है तो यहाँ पे क्रिएशन के जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं साथ ही उसे इनिशियलाइज करें। जब साथ इनिशियलाइज करेंगे तब आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आपने जब आप डेट टाइप का ESM 2 बनाना चाह रहे हैं,
जैसे आप पैरामीटर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज पास करते थे, आप सिंपल पैरामीटर के अंदर आप जो EOSM का वैल्यू पास कर देंगे तब भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका जारी सी बात है कि जब आप डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं पॉइंटर के थ्रू, तो तब भी आप यहाँ पे इसमें पैरामीटर के अंदर वैल्यूज़ की बजाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेज दें। तो ये 3 तरीके हैं डायनेमिकली और विदाउट डायनेमिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सर ये तीनों शैलो कॉपीज ही? यस। देखें, जब आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं ना दी, ना मैंने आपको पढ़ाई अभी तक, जारी सी बात है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या होता है? शैलो कॉपी, यस, जैसे आप देखें कि अगर इंट ए है ना, ए के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है 2, PTR है ना, ये चाहे डायनेमिकली है मगर PTR के अंदर पड़ा तो एड्रेस ही है ना, 1 2 A B और C, ऐसे ही है ना। तो एलिमेंट वाइज कॉपी अगर आपकी, जब आप एलिमेंट वाइज कॉपी उठा के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रख दें, एलिमेंट वाइज कॉपी। अब PTR के अंदर हालांकि इसे समझना चाहिए था कि ये तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन है, आप अपने पॉइंटर, जो आपके पास नया ऑब्जेक्ट बन रहा है पॉइंटर का, आप वहाँ पे नई मेमोरी क्रिएट करें, मगर वो तो सिंपल इसकी उठा के रख देता है यहाँ पे। ठीक है, इसका कोड आएगा भी आगे, ठीक है, तो वहाँ भी हम इसे देख भी लेंगे। तो इस तरह का सिनेरियो जहाँ पे एलिमेंट वाइज कॉपी हो रही हो, जो भी उस एलिमेंट के अंदर पड़ा वो उठा के नए जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे EOSM 3 बन रहा है। अब EOSM के अंदर मे बी कि यहाँ पे कोई डायनेमिकली मेमोरी हो, मगर आप वो किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर है ना, और पॉइंटर एड्रेस रख रहा है, तो आप सिंपल जो एड्रेस है एलिमेंट वाइज उठा के इसके अंदर रख रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी शैलो कॉपी हो रही है। क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। यस सर। अब उसके बाद वो यही बात कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पे, पासिंग ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू। अब आपने किसी फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, तो वो किस तरह करेंगे? वो सिंपल ये बात कह रहा है कि एक फंक्शन बनाया है मैंने जिसमें हमारे पास day1 के नाम से डेट D1 और D2 था। तो जारी सी बात है मेन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर हम सिंपल उन दोनों का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, यानी कि today और EOSM। ठीक है, तो वो वाली वैल्यूज, मतलब डेट डिफरेंस निकालना, तो जारी सी बात है 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि लाजमी नहीं है कि आप एक ऑब्जेक्ट भेजें, आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी किसी फंक्शन के अंदर भेज सकते हैं। अब वो यहाँ पे बात बता रहा है कि कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन लोकल ऑब्जेक्ट गो टू आउट ऑफ स्कोप। जब आपने डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं ना किया, तो तब आपकी डिस्ट्रक्टर जो है, इसके ज़रूरत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही कॉल हो जाएगा। मगर ये आपको तब लाजमी कॉल करना पड़ेगा। अब अक्सर पेपर में सवाल आता है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन का, और बच्चे उसे डिलीट करना ही भूल जाते हैं, वहाँ पे उनके 2-2 नंबर कट जाते हैं। अच्छा, अब लोकल ऑब्जेक्ट कौन सा था? सर जी जी सर, जो मेरा अभी हमने पिछली स्लाइड पे, वो सर काइंडली ज़रा पिछली स्लाइड पे मूव कीजिएगा, मेरे वहाँ पे एक क्वेश्चन है जो फंक्शन वाली स्लाइड थी, ये फंक्शन वाली। अभी ये नो सर, थोड़ी पीछे जो फंक्शन वाली स्लाइड थी। ये यस, नो सर, यहाँ पे सर वो आपकी स्क्रीन के साथ ना सिंक नहीं है, आपकी वॉइस आ जाती है लेकिन वो स्क्रीन बाद में जाती है। ये वाला सर इससे थोड़ा सा आगे, एक वाली आगे, जिसमें डेट का वो फंक्शन था। ये था ना, डेट डिफरेंस। यस सर, ये वाली, ये जो अब आई है सर, इसमें अब मेरी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है डेट D1, एक है डेट D2। सर लेट्स जी सपोज मेरी इसकी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की हुई है। तो जब हम फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, तो मैं अगर, क्या ये हो सकता है कि एक जो है मैं एक कंस्ट्रक्टर वाली ऑब्जेक्ट पास करूं फंक्शन में, और एक जो है दूसरे कंस्ट्रक्टर वाली पास करूं? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखें उसके लिए आप, सिंटैक्स क्या है? देखें यहाँ पे क्या है, ये टुडे जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, यस सर। और यहाँ पे ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है। यस सर। ये तो सिंपल जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है ना, आप ये समझ लें कि सिंपल इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है। एक्चुअली तो इनके नाम ही आगे यूज़ होंगे ना,
आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करूंगा तो उसके इस क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर्स है कम हो जाएंगे। ये तो फिक्स्ड है डेट टाइप के। यस सर, ठीक है। सेम एज इट इज यूएसएम के अंदर भी जो डाटा मेंबर्स हैं या फंक्शन वो फिक्स्ड हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि सिंपल उनका एड्रेस पास कर रहे हैं आप उस उन ऑब्जेक्ट्स का। नहीं समझ रहे? ठीक है, यस सर, समझ गया, ठीक हो गया, बहुत। ठीक है। तो यस अब सर। जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ये बाय वैल्यू पास कर रहे हैं, इसके बाय रेफरेंस नहीं पास कर रहे। वो यस सर, ये कहना चाह रहा है कि जब आप बाय वैल्यू पास करेंगे तो तब भी आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टर के बारे में हम देख रहे थे। डिस्ट्रक्टर वो कह रहा है कि हमेशा तब लाजमी कॉल करना चाहिए जब आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद लोकल वेरिएबल किस तरह के होते हैं, जैसे हम यहाँ पे बनाया कि हम पॉइंटर के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें वो आपका लोकल ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप पॉइंटर के साथ क्रिएट करेंगे तो वो आपका डायनामिकली होगा, यानी कि ये वाले पॉइंटर के थ्रू जिस तरह हम यहाँ पे न्यू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे लाजमी है ये डिलीट करना, पीछे वाले सिंटेक्स में नहीं था यहाँ पे, मगर लाजमी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। और उसका सिंटेक्स क्या है डिस्ट्रक्टर का? सिंपल वही, आप टिल्डा साइन क्लास का नेम, ठीक है, ब्रैकेट, और उसके अंदर अब यहाँ पे आप इसके अंदर आके ब्रैकेट्स के अंदर आप उसके जो डिलीट वाला सिंटेक्स था, जैसे मेमोरी डी एलोकेशन वाला 1D 2D की आपने देखी हुई है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे इसके अंदर आप कर रहे होंगे। ये यहाँ पे उसने करके भी दिखाया हुआ है कि एम्प्लॉय है, यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप का डिस्ट्रक्टर बनाया, और उसने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि डिस्ट्रक्टर कॉल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो बनाया। अब जब आपने एम्प्लॉय टाइप का बनाया तो यहाँ पे जब ख़त्म हो जाएगा ना आपका पूरी की पूरी मेन, तब आपका यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, जाते हुए। अगर आपने डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है तो जब आप डिलीट का कीवर्ड लिखेंगे, डिलीट यानी कि डिलीट उस जो डायनेमिकली ऑब्जेक्ट है उसके लिए, तो तब भी आपका वो ऑटोमेटिकली ये वाला डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे इसने बताया भी हुआ, ये देखिए, एम्प्लॉय टाइप का एक पॉइंटर बनाया था जिसमें 3 एम्प्लॉय थे। जब आप ये वाले वेरिएबल सिंपल उसकी वैल्यू सेट करने के लिए C012, जब आप डिलीट सी करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा तमाम की तमाम अरे को, क्योंकि यहाँ पे हमने अरे बनाई है, पॉइंटर की अरे। तो उसके लिए यही सिंटेक्स है जैसे आपने अरे बनाई। अब मैं आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता हूँ, जैसे आपसे मैंने कहा था कि डायनेमिकली 2D हम अरे बनाए, अब मैं इस तरह कह सकता हूँ डायनेमिकली 2D अरे बनाए ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो फिर उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ये 1D के लिए था। ये देख लीजिएगा इसमें मेरे ख्याल से। और अ, इन्होंने क्लास क्रिएट रिकंस्ट्रक्टेड डिस्ट्रक्टर बनाया है, क्रिएट वैल्यू, इसे आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यस सर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे मैंने कॉपी, अच्छा, अब आप देखें कि ये आपके पास एक क्लास है पॉइंट की, ये वाली, उसमें दो डाटा मेंबर्स हैं, एक्स और वाई। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जब आप नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो आपके पास वो वाली जो है वैल्यूज़ सेट हो रही है। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इस टाइप का ऑब्जेक्ट पास हो रहा तो मैंने पॉइंट टाइप का रेफरेंस P1 बना दिया। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर में, ज़रा मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूँ। पॉइंट P2 इज इक्वल टू P1, तो होगा ये जो ऊपर P1 की जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली, यहाँ पे ये वाली P1 की जो वैल्यूज़ है, ये उठ के
बल्कि चेंज। अच्छा, ये जो P1 के अंदर जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली इससे एक बन रही है 10 और 15। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 10 है और ये 15 है कॉपी हो के P2 के अंदर जो x और y है ना उसके अंदर चले जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये देखें कि ये वाला जो काम है ना यहाँ पे किया हुआ है, P1.x इज इक्वल टू x और P1.y इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे P2 की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इसके थ्रू इनिशलाइज हो रही है। तो अब आप देखें कि जब आप सी आउट P1 की x वैल्यूज़ गेट करेंगे वो वाली और P2 की वैल्यूज़, तो दोनों सेम आ रही होंगी। ठीक है, मगर मैंने यहाँ पे कोड जो था वो मैं एक्चुअली आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा चले, मैं इसे खुद से ही कोई एग्जांपल रन करता हूँ और उसे बताता हूँ आपको। देखेंगे ये आपको बात समझ आ गई ना, शैलो कॉपी की बात समझ आ गई कि एलिमेंट वाइज जो है हम उसे कॉपी कर रहे होते हैं। यस सर। ऐसे ही है ना? यस सर, यस सर। अच्छा, अब डायनेमिक में यहाँ भी पे सर वो दोनों एग्जैक्ट सेम। बल्कि ये आ गया ना, ये देखे नीचे पड़ा तो हुआ है, बल्कि को यहाँ पे करता हूँ comment, और नीचे वाले को अनकमेंट कर लेते हैं। इसे भी देख भी लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा है ना कोड आपको? यस सर। इसे साइज बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें कि किया क्या है मैंने। एक क्लास है मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं एज अ आर्गुमेंट क्या ले रहा हूँ, करेक्टर की अरे। ऐसे ही है ना? तो जो मेरे पास करेक्टर डिक्लेयर किया गया है पॉइंटर, मैं सिंपल उसमें उसकी वैल्यू को कॉपी कर रहा हूँ। ये काम मेरा एक सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ, वो कर रहा है। अच्छा, अब कॉन्कैटिनेट क्या है कि कॉन्कैटिनेट का फंक्शन आपकी दो वैल्यूज़ को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा। डिस्ट्रक्टर क्या है, आपकी जो करेक्टर की अरे है उसे डिलीट कर देगा, डिस्प्ले आपका उसे शो कर देगा। अब ये देखें, जब मैंने कॉपी के नाम से C1 क्रिएट किया, ठीक है, और मैं कॉपी के नाम से ही C2 इज इक्वल टू C1 क्रिएट कर दूं, ऊपर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाए देखें, कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे? इस क्लास के अंदर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? ये यस सारे सर। बच्चे सो रहे हैं। ये वाले जो कोड है इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, अगर आपके मुताबिक है तो? जल्दी से बताएं, शाबाश। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को?
आदिल आप बताएं। मोहम्मद यस सर। आदिल खान। यस सर। इसमें एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है आपका, इस क्लास जो मैंने बनाई है ये वाली, इसमें कोई कॉपी नो सर। कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है? हम्म? नो सर। शाबाश, नहीं करता, क्योंकि हम देखें कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग की अरे है। ठीक है, तो बताने का पर्पज़ ये था कि जब मैं इस तरह का काम करता हूँ तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। तो अब जो C2 है और जो C1 है, यहाँ पे जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुई है ना C1 के थ्रू, ये वाली 16 की, अब ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है मैं दिखाता हूँ। इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास इस तरह की एक मेमोरी है और अब यहाँ पे C1 भी उसे पॉइंट कर रहा है इस चीज़ को, और C2 भी पॉइंट कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में हमारे पास शैलो कॉपी है बन रही होती है। अब वो उसकी एग्जांपल आगे नीचे एग्जीक्यूट करके दिखा भी रहा है। ठीक है, तो C1 डॉट डिस्प्ले करेंगे, C2 डॉट डिस्प्ले करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका कॉपी ही कॉल हो रहा होगा। मगर जब आप इसे C1 डॉट कंकैटिनेट कंस्ट्रक्टर कर देंगे तो अब आपके मुताबिक तो C1 की सिर्फ वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, मगर आप देखेंगे C2 की वैल्यू भी अपडेट होगी। तो चला के देख लेते हैं। इसका क्या हो रहा है? मैंने से एरर आ रहा है। सर वो सी स्ट्रिंग की सर लाइब्रेरी कर लेंगे include। यहाँ पे स्टिल एरर आ रहा है।
बहरहाल इसे देख लीजिएगा, मतलब कहने का ये है कि इसे मैं ना करेक्ट करके ना एरर को आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मगर यहाँ पे जो कॉपी है ना, ये आपकी शैलो कॉपी क्रिएट हो रही होगी, तो उसके लिए आपको डीप कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये हो गया आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या रह गया है, आप लोगों की क्लास तो नहीं आगे? अच्छा अच्छा, इसमें किसी को कोई इशू है जो कंस्ट्रक्टर्स के रिलेटेड, कोई किसी को इशू कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर के रिलेटेड किसी को कोई इशू है बच्चों? आप लोगों को आवाज नो आ रही है सर। मेरी? अच्छा चले, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों का अभी काफ़ी कंटेंट जो है, चले मैंने आज ये करवा दिया आपको। अगर इसमें कोई इशू हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। कल जो है हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हो। आगे आप लोगों ने कर भी लिए काफ़ी चीज़ें, मगर मैं इसे थोड़ा सा आपको स्टैटिक और कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, और साथ ही आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा, ताकि आपकी जो चीज़ें रह गई हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जो है वीडियोस के अंदर भी चीज़ें ऐड कर दूँ, ताकि आपको विद एग्जांपल आपकी वो चीज़ें भी साथ साथ क्लियर हो जाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।